जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का लाइव प्रोसेस का जो लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो अगर आप क्लास 10th में हैं या किसी भी क्लास में हैं तो आपको एक्सक्रीशन आना चाहिए, मीन्स उत्सर्जन आना चाहिए। ठीक, तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में और पौधों में कैसे एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, एनिमल में अपने ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक, तो एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक, हमारे बॉडी से जो अपशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी में बन रहे हैं उनको शरीर के बाहर भेजना ही क्या है, एक्सक्रीशन है। ठीक, उत्सर्जन वही है। ठीक, अब जैसे कि हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जब आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हो जैसे कि एमीबा या फिर पैरामीशियम, ठीक, तो इनमें सब में सारे प्रोसेस एक ही सेल में होती हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन वर्क करते हैं अलग अलग फंक्शन को करने में। तो हमारे में मल्टी सेलुलर में जो होता है वो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक, तो एक्सक्रीशन के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि एक्सक्रीशन आखिर है क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस, वही क्या है, एक्सक्रीशन है फ्रॉम आवर बॉडी। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक, तो अगर प्लांट्स में आप लोग देखते होंगे कि जो पौधा है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, साथ ही साथ पौधा क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। जब प्लांट जो है रेस्पिरेशन करेगा, ठीक, प्लांट क्या करेगा भाई, रेस्पिरेशन करेगा, तो वो क्या बनाएगा। ठीक, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट जो है हम लोगों के करेक्शन करते हैं, उस दौरान क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो CO2 को क्या करते हैं, निकालते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रिलीज करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। वही प्रोसेस जो है प्लांट भी करता है, वो भी रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो जो रेस्पिरेशन होती है ये 24 आवर होती है भाई, 24 आवर होगा ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो सांस जो है 24 घंटे लेगा, इवन वो सो रहा है तब भी। ठीक, तो जो ये रात में जो प्रोसेस होती है, जो डे में जो प्रोसेस होगी और नाइट में जो प्रोसेस होती है, उसमें थोड़ा इसमें अंतर देखने को मिलेगा। जो दिन में ये CO2 निकालते हैं वो क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं भाई, किसमें यूज करेंगे, फोटोसिंथेसिस में। ठीक, किसमें, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेंगे। जो रात में बनेगा वो CO2 आपको दिखता है, आपके एनवायरनमेंट में जो है रहता है। ठीक, दिखता नहीं है लेकिन आपके एनवायरनमेंट में रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जा रहा है प्लांट के द्वारा, वो जो हम लोग जो अदर एनिमल से रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, एज वेल एज जो प्लांट रिलीज करता है, वो खुद का कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं। ठीक, तो अब जो है ये आपको समझ में आ गया, CO2 का यूज समझ में आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो प्लांट है वो और भी क्या चीजें भाई रिलीज करता है एनवायरनमेंट में, क्या क्या चीजें वो अपने बॉडी से बाहर फेंकता है या फिर निकालता है। ठीक, तो आप लोग देखते होंगे कभी कभी पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं। ठीक, जो लीव्स होती हैं, लीव जो होती हैं पौधे की, वो पत्तियां अपने आप पेड़ से नीचे गिर जाती हैं। जो कुछ लिक्विड सब्सटेंस होता है प्लांट का, उनको वो क्या करती हैं, उनको उस लीव्स में स्टोर कर देती हैं, और फिर वो लीव्स जो होती है, एक समय आता है कि लीव्स जो है वो गिर जाती हैं और फिर नई लीव्स वहां पे लग जाती हैं। ठीक, तो एक तो ये हो गया। अब गैसियस एक्सचेंज कहां से हो रहा था, स्टोमेटा से हो रहा था। ठीक, अब यहाँ पे स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टोमेटा से यहाँ पे CO2 अंदर गया और ऑक्सीजन बाहर निकला। ठीक, अब यहीं से पौधे क्या करते हैं भाई, ट्रांसपिरेशन करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। ठीक, तो पौधों में ज्यादातर जो एक्सक्रीशन होता है वो ट्रांसपिरेशन से होता है, और ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होगी, स्टोमेटा में होगी, और स्टोमेटा कहाँ होगा, लीव्स में होगा। ठीक,
जो पौधे के आप फल को देखते हो, फ्रूट्स को देखते हो, ठीक, उसमें भी जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होती हैं प्लांट्स की, प्लांट्स उसमें स्टोर कर देता है और राइप हो जाता है। जब फल पक जाता है तो वो राइपेंड फ्रूट फेल डाउन फ्रॉम द प्लांट, वो प्लांट से गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक, और उसको अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ सॉलिड वेस्ट सब्सटेंस जो होता है, सॉलिड वेस्ट सब्सटेंस भी प्लांट जो है स्टोर कर लेते हैं, ठीक, और प्लांट जो है एक्सक्रीट करने का काम कर रहे हैं, अपने स्टेम से भी कर रहे हैं। कहां से? अपने स्टेम से भी कर रहे हैं प्लांट एक्सक्रीशन का काम। स्टेम में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्टेम में जो है होता है लेंटिसेल, ठीक, लेंटिसेल से वो एक्सक्रीट करते हैं और प्लांट जो है आपने देखा होगा गम निकालते हैं और रेजिन निकालते हैं। ये सब जो है क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट सब्सटेंसेस है प्लांट का। और यही जो है थोड़ा सा ही है प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, बहुत ही नॉर्मली मैंने आपको समझाया है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक, मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम लोगों ने पढ़ा स्टेम प्लांट्स के बारे में, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ लिया। अब जो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में हम लोग थोड़ा अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अमीबा को, ठीक। अमीबा में क्या होता है? अमीबा में डिफ्यूजन होता है भाई, डिफ्यूजन होता है, ठीक, डिफ्यूजन होगा और जो गैस होगा, ठीक, CO2 जो होगा वो डिफ्यूज आउट कर दिया जाएगा बॉडी से, ठीक। अब उसमें एक ऑर्गन पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों पड़ गया? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनमें जो वाटर है वो बाहर हो जाएगा, और जब रिलैक्स होंगे तो इनमें वाटर आ जाएगी, ठीक। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं अमीबा अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं भाई? ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है, ठीक। अब दूसरे एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। अर्थवर्म, अर्थवर्म जो होता है उसके पास नेफ्रीडिया पाई जाती है, ठीक। क्या पाई जाती है? नेफ्रीडिया पाई जाती है, ठीक। नेफ्रीडिया से वो क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। अब नेफ्रीडिया को लोकेशन के आधार पर 3 तरीके से बांट देते हैं। पहला होता है सेप्टल नेफ्रीडिया, दूसरा होता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, ठीक, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। तीसरा जो होता है वो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होता है, ठीक, तीसरा जो होता है वो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया बताओ नेफ्रीडिया कितने तरीके का है अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, बताओ ये 3 तरीके का है, सेप्टल और इंटेगुमेंट्री, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन। आपको ये टॉपिक जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक। जैसे कि जब आप बात करोगे तो जो मैमल्स होते हैं वो यूरिया रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक। तो मैमल्स को, मैमल्स में भाई हम लोग भी आते हैं। तो जो मैमल्स होता है, मैमल्स क्या करता है? यूरिया रिलीज करता है, ठीक। और मैमल्स के बाद में जो आपका रेप्टाइल और बर्ड होता है, क्या? रेप्टाइल एंड बर्ड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। क्या करते हैं भाई? यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। अब उसके बाद में कुछ इंसेक्ट आ जाएंगे, कुछ इंसेक्ट और पाइसेस आ जाएंगी। पाइसेस बोले तो फिशेस आ जाएंगी। ये क्या रिलीज करती हैं? अमोनिया रिलीज करती हैं, ठीक। तो इसको यूरिकोटेलिक और इसको यूरियोटेलिक, सॉरी, पहला वाला हो जाएगा आपका यूरियोटेलिक, दूसरा हो जाएगा आपका यूरिकोटेलिक, यूरिको और अमोनोटेलिक। स्पाइडर को आपने देखा होगा, स्पाइडर को देखा होगा, मकड़ी को, वो ग्वानिन रिलीज करती है।
तो उसको ग्वानोटेलिक कहा जाता है। अगर कहीं पे नाम लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही वो चीज है जो आपको जानना है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको सीखनी है, समझनी है, तभी तो आपका पढ़ाई होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब मैमल्स क्या कर रहे हैं भाई, यूरिया रिलीज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यूरिया को रिलीज करते हैं। ठीक, तो यूरिया जो होता है वो कैसे बनता है और कहाँ बनता है, ये पहले आपको जानना है। ठीक, तो जो यूरिया होता है, ठीक, वो सबसे पहले आपके लिवर में क्या होता है कि कुछ जो प्रोटीन होते हैं, जो अनयूज्ड प्रोटीन होते हैं, उनका जब डिकम्पोजिशन होने लगता है तो वो क्या बनाते हैं, यूरिया का फॉर्मेशन कर देते हैं। कहाँ पे, आपके लिवर में। ठीक, ये आपकी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे थोड़ा जानते हैं कि ह्यूमन में जो होता है, मीन्स मानव में, मीन्स हम लोगों में क्या है, जो सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है भाई, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपका किडनी। ठीक, तो किडनी जो होता है एटलीस्ट 140 ग्राम होता है। कितना भाई, 140 ग्राम होता है किडनी। ठीक, एक एडल्ट की बात करते हैं। ठीक, अब जो है 140 ग्राम तो ये हो गया, इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। मान लो एक किडनी है तो इसके ऊपर एक लेयर पाई जाएगी, तो उसको बोलेंगे पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे भाई, पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। ठीक, तो अब जो किडनी बनी होती है, किडनी का भार आप लोगों ने जान लिया, किडनी का वेट आपको पता चल गया, उसके ऊपर की लेयर को आप जान गए। ठीक, अब जो है किडनी किससे बनी हुई है, जैसे हमारी बॉडी किससे बनी भाई, सेल से मिलकर के बनी हुई है, ऐसे ही किडनी हमारी जो है वो नेफ्रॉन से मिलकर के बनी है। किससे, नेफ्रॉन से मिलकर के बनी है। ठीक, लगभग 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं हर किडनी में। तो एक पेयर किडनी होती है आपकी, राइट साइड में आपका लिवर होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर, आपकी जो राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ा नीचे की ओर होती है, स्लाइटली टूवर्ड्स डाउन साइड, और आपका जो किडनी होता है वो पीछे की ओर होता है। ठीक, दोनों किडनी पीछे होता है, वेस्ट के ऊपर, जस्ट अबव द वेस्ट। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो जो यूनिट है किडनी का उसी को कहते हैं क्या, नेफ्रॉन। ठीक भैया, ध्यान से समझना। अब नेफ्रॉन में कुछ पार्ट्स होती हैं, जैसे कि भाई बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल हो गया। उसके बाद आपका आएगा ट्यूब्यूल्स आ जाएगा, देखो। फिर उसी में आपका आता है ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल्स आ गया। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और पीसीटी आता है, प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूब्यूल्स, और डीसीटी, डिजिटल कानुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के ही पार्ट है। लूप ऑफ हेनले भी आता है, लूप ऑफ हेनले भी आता है। चलो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या नाम है। फिर हम लोग नेफ्रॉन का थोड़ा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसमें समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा 2 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, किसका भाई, स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये ज्यादा कुछ आपके लिए मुश्किल वाला काम नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक, फिर यहाँ पे आपको क्या लगाना है भाई, कुछ ब्लड कैपिलरीज आपको दिखा देना है। ठीक, और ये जो ब्लड कैपिलरीज आएगी यहाँ से घूमते हुए ऐसे ऐसे आएगी। ठीक, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाना है रीनल आर्टरी, रीनल वेन। रीनल वेन जो होगी वो यहाँ से जाकर के जुड़ जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो होता है वो पहला वाला जो था बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक, तो ये जो होता है ट्यूब्यूल होता है, ये जो होता है आपका ग्लोमेरुलस। देखिए जो ग्लोमेरुलस है वहां पे गोल गोल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उसी को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, बंडल ऑफ
ब्लड कैपिलरीज, ठीक। ये आपका होता है रीनल आर्टरी और ये होता है आपका रीनल वेन, रीनल वेन, ठीक। तो एक चीज अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पे रीनल आर्टरी बनाई गई, तो रीनल आर्टरी का काम क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट मिला हुआ है ब्लड में वो लेकर के आना कहाँ पे, आपके ग्लोमेरुलस में, ठीक। बॉमेंस कैप्सूल जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अभी हमने अपना सिर रख दिया तो ये क्या होगा, ग्लोमेरुलस हो गया, और ये आपका क्या है, टिब्यूल्स है, ठीक। तो अब ये रीनल आर्टरी क्या करेगी, ये डर्टी ब्लड को लेकर के आएगी, ठीक, डर्टी ब्लड को लेकर के आएगी, और ये जो ग्लोमेरुलस है उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे, जैसे कि साल्ट हो जाएगा, ठीक, शुगर हो जाएगा, ठीक है, इन सब चीजों को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक। अमीनो एसिड भी आ जाता है, ये सब जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल। तो जो डर्टी ब्लड था उसमें ये सब पहले से मिले हुए थे। अब जब ये आपके ग्लोमेरुलस के पास आए तो ग्लोमेरुलस क्या करेगा, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अपने पास रख लेगा, और बाकी जो इसमें कुछ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो मिला रहेगा उसको छान के अलग कर देगा, ठीक। यहाँ पे ग्लोमेरुलस ने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया और बाकी को छान करके अलग कर दिया। अब ग्लोमेरुलस में आप देखते हैं कि दो यहाँ पे नर्व निकली हुई है, दो ब्लड कैपिलरीज निकली है, एक तो इधर जा रही है, ये ब्लड कैपिलरीज जा करके क्या कर रही है, ये देखिए पूरा सराउंड कर रही है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट कह सकते हो, या फिर टिब्यूल्स को जो है सराउंड कर करके फिर जाती है, जो जाती है रीनल वेन से। तो जो प्योर ब्लड हो गया जिसमें इसने एब्जॉर्ब किया, फिर जो है ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये क्या करेगी, साल्ट, शुगर और एमिनो एसिड को दोबारा जो है इस ब्लड में मिक्स कर देगी, और जो सब्सटेंस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो मिला हुआ था वो कहां पे आएगा, वो यहां पे आएगा, ठीक। कहां पे, टिब्यूल्स में आएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट जो उसने फिल्टर कर दिया, छान दिया, चाय छन्नी वाले के ऊपर चाय पत्ती रह जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो टिब्यूल्स में आ गए। अब ये टिब्यूल्स में तो आ गए भैया, अब इसमें कुछ लार्ज मॉलिक्यूल बचा है जो हमारी ग्लोमेरुलस जो है फिल्टर नहीं कर पाती, जैसे कि प्रोटीन और ब्लड सेल्स। प्रोटीन और ब्लड सेल्स को हमारा ग्लोमेरुलस एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वो भेज देता है टिब्यूल्स के पास। अब ये टिब्यूल्स क्या करेगा, उसको री एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसमें से री एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। मतलब इनको जो है दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कहने का मतलब है कोई भी चीज छूटेगी नहीं। री एब्जॉर्प्शन का काम जो है टिब्यूल्स में होता है, और ये जो आप लोग डायलिसिस वगैरह करवाते हुए देखते हैं उसमें री एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। अब फिर टिब्यूल्स में जो कुछ भी अब यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो टिब्यूल्स से थ्रू होते हुए यूरिन कलेक्टिंग डक्ट पे यहाँ पे जुड़ जाता है, फिर यूरेथ्रा में जाएगा, फिर यूरेटर में जाएगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल आएगा। तो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कौन जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे टिब्यूल्स का एक एंड, the one end of the tubules is connected with the urine collecting duct and another end of the tubules is connected with the Bowman's capsule, and the one end of the glomerulus is also connected with the renal vein, and one end of the glomerulus is also connected with the renal artery। ये था भाई प्रोसेस, इसी के थ्रू हो रहा है एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।